अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं जब कतर का दारुल-हुकूमत दोहा, जो इस वक्त फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है, हुआ करता था। एक जदीद और अमीर मुल्क के तसव्वुर से बहुत दूर था। एक सदी कबल सन 1922 में 30 लाख बशिंदों और 12,000 किलोमीटर से भी कम रकबे पर मुश्तमिल ये छोटी खलीजी रियासत आमतौर पर गैर आबाद ज़मीन में ही थी। यूँ कह लें कि ये माहीगीर और मोती जमा करने वाले लोगों की एक बस्ती थी, जहाँ के बशिंदों की अक्सरियत जजीरा अरब से आने वाले खाना बदोश मुसाफिरों पर मुश्तमिल थी। जब जापानियों ने मोतियों की फार्मिंग ईजाद की और बड़े पैमाने पर इसकी पैदावार यकीनी बनाकर कतरी माशियत को तबाह कर दिया, इस दहाई में कतर ने अपने 30% बशिंदों को खो दिया, जो बैरून मुल्क माशी मौके तलाश करने के लिए चले गए। यहाँ 24,000 से भी कम बशिंदे रह गए थे। 10 साल बाद सन 1950 में कौम मतहद के मुताबिक यहाँ 24,000 से भी कम लोग रह गए थे। हम इस वक्त कतरी माशियत एक इनकलाबी मोड़ के दहाने पर खड़ी थी। ये कहना दुरुस्त होगा कि इसे सही मानों में एक मोजे ने बचा लिया। वो मोजा दुनिया में तेल के सबसे बड़े ज़खायर में से एक ज़ख़ीरा मिलना था। सन 1950 के बाद कतर तेज़ी से मालामाल होना शुरू हो रहा था और ये इसके बाशिंदों के लिए दुनिया के चंद अमीर तीन शहरियों में शामिल होने का नुक्ता आगाज़ भी साबित हुआ। अब जब कतरी अपने मुल्क, वोस्त इमारतों और तैश मसनी जजीरे और जदीद तरीन स्टेडियम की वजह से दुनिया भर में नुमाया हो गया है, उसकी 3 तब्दीलियों का तजज़िया किया गया, जिन्होंने इस मुल्क को कुर्रा अर्ज़ का अमीर 3 मुल्क में से एक मुल्क बना दिया। सन 1939 की बात है जब कतर ने अपना काला सोना दरियाफ्त किया। कतर का अभी तक एक कौम के तौर पर वजूद नहीं था। ये अंग्रेज़ों के हाथ में थे, जिन्होंने सन 1916 में इस इलाके का कंट्रोल संभाला हुआ था। कई सालों की तलाश के बाद पहले ज़खायर सन 1939 में मुल्क के मगरबी साहिल पर और दोहा से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरखानी के दरमियान इलाके में दरियाफ्त हुआ, लेकिन इस तलाश से फ़ायदा उठाने में मज़ीद चंद साल लग गए। माहरीन तजज़ियाकार बताते हैं कि यह दूसरी आलमी जंग के आगाज़ में दरियाफ्त हुई, जिसकी वजह से ये सन 1949 तक हिल रही। अभी पूरी तरह इस दरियाफ्त से फ़ायदा उठाया नहीं जा सकता था। तेल की बरामद ने कतर में बहुत से माशी ज़रिए खोले, जिसके बाद ये मुल्क तेज़ी से तब्दीली और जदीद होने लगा। कतर की बढ़ती हुई सन्नत की कशिश ने तारकीन और सरमायाकारों को कतर की जानब मतवज्जा किया और यूँ इसकी आबादी में इजाफा होने लगा। सन 1950 में यहाँ 25,000 से कम लोग थे। सन 1970 में इसकी आबादी बढ़कर 1 लाख से ज़्यादा हो गई थी। 1 साल के बाद बरतानवी राज ख़त्म होने के बाद कतर को एक आज़ाद रियासत के तौर पर मुस्तकिम कर दिया गया। हम इसी दौरान एक नए दौर का आगाज़ भी हुआ, जिसके बाद एक दूसरी दरियाफ्त सामने आई, जिसने मज़ीद दौलत पैदा की। जब 1971 में एक्सप्लोर इंजीनियर्स ने कतर के शुमाली मशरकी साहल पर कुदरती गैस के वसी ज़खायर की दरियाफ्त की, तो चंद लोगों ने ही इसकी अहमियत का तसव्वुर किया। रूस और ईरान के बाद अमली तौर पर कतर के पास दुनिया का सबसे बड़ा गैस का ज़ख़ीरा है और ज़ाहिर है कि ये दोनों ममालिक आबादी और रकबे के लिहाज से कतर से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ईरान तकरीबन 6,000 किलोमीटर के रकबे पर मुहित है, जो पूरे कतर के निस्फ के बराबर है। कतर गैस वो कंपनी है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा माया कुदरती गैस पैदा करती है। इसकी तरक्की को कतरी इक़्तिसादी तरक्की में एक अहम अंसर समझा जाता है। ताहम तेल की तरह गैस की बरामदात से होने वाले मुनाफा आने में वक्त लगा। गैस का ज़ख़ीरा इतना बड़ा नहीं था और इसे तैयार करने में कोई खासी दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि ये 80 की दहाई में कुछ बदलना शुरू हुआ। जब इंफ्रास्ट्रक्चर कई मराहल में बनना शुरू हुआ, तो पहले इसे मुल्क के अंदर तकसीम किया गया और 90 की दहाई में इसे बरामद करने और इसे माशियत का इंजन बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। 20वीं सदी की आमद के साथ ही कतरी इक़्तिसादी तरक्की में तेज़ी से देखने को मिली। 2003 और 2004 के दरमियान DGP 3 सारिया 7% की शरह से बढ़कर 19.2% पर चली गई। 2 साल बाद 2006 में कतर की माशियत में 26.2% इजाफा हुआ और ये एक ऐसा रुझान था जिसकी वजाहत सिर्फ गैस की कीमत से नहीं की जा सकती। मोहम्मद सज्जी, जो कतर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होने के अलावा वो पायदार माशियात भी थे, वो कहते हैं कि ये इस सियासी तब्दीली के बाद मुमकिन हुआ, जिसमें मौजूदा अमीर तमीम हामदिल सानी के वालिद हमाद बिन खलीफा सानी ने इसे सन 1995 में मुखरज कर दिया, जब वो स्विट्ज़रलैंड दौरे पर थे। सानी वो ख़ानदान है जिसने कतर पर पिछली 1.5 सदी से हुकूमत की है और इक़्तिदार पर इस तरह से काबज़ होना कोई नई बात नहीं। हम महलाती साजिशों को अगर एक तरफ रखें, तो तजरियाकार इस बात पर मुत्फिक हैं कि ये अमल दरअसल इस माजी और मुस्तकबिल के दरमियान एक लकीर खींचने जैसा था। सन 1996 में कुदरती गैस का एक बड़ा कार्गो जापान के लिए रवाना किया गया। यह कतरी गैस की पहली बरामद और अरबों डॉलरों की सन्नत का आगाज़ था।
جس نے قطروں کو عالمی دولت کی عروج پر پہنچا دیا۔ اس وقت وہاں لوگوں کی تعداد صرف 3 سے 3.5 لاکھ کے لگ بھگ تھی، جو ملک کی کل 10% حصہ تھی۔ اکثریت وہاں پر غیر ملکیوں کی تھی۔ ووٹس کہتے ہیں کہ وہ آبادی جلی ریاست کے عظیم فوائد ملنے ہوتے ہیں وہ بہت کم تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی ڈی جی پی اتنی تیزی سے بڑھنے لگی کہ قطری ریاست اجرتوں کی ضمانت دینے کے علاوہ مضبوط تعلیم اور صحت کا نظام فراہم کرنے لگی۔ ووٹس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ابھی تک تیل کی برآمدات پر نہیں لائی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نجی شعبے کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہائیڈرو کاربن پر اپنا انحصار کم کرنے کے لیے دنیا بھر میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ اس کی کوشش کی ایک اچھی مثال قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کی لندن، نیو یارک جیسے شہروں میں متعدد مشہور جائیدادوں کی موجودگی ہے۔ سیاحت کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمام سیاحتی ادارے یہاں سے شروع ہوں۔ خاص طور پر اب فیفا ورلڈ کپ قطر کی جانب سے 2 لاکھ ملین امریکی ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری اس کی معیشت کی وسط کا عکاسی کرتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے مہنگا ورلڈ کپ ہے، جس میں ایک نیا اسٹیڈیم، نیا ہوائی اڈہ اور ایک نئی میٹرو لائن بنائی گئی، جس میں صرف چند ایک کا نام شامل ہے۔ دنیا کے اکثر ممالک اس ورلڈ کپ کی تیاریوں پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے تعمیراتی کام میں شامل بہت سے کارکنان کے حالات کے بارے میں تحفظات کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ قطر کے خلاف بدعنوانی اور رشوت ستانی کے الزامات بھی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب اسے 2010 میں ایوانٹ کے انعقاد کی ذمہ داری سونپی گئی تو یہ عمل شفافیت پر مبنی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ خواتین کے حقوق اور LGBT کمیونٹی کے بارے میں سوالات نے ایک ایسے ملک میں جسے قدامت پسند اور سخت گیر کہا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ چھوٹا سا ملک ریکارڈ وقت میں امیر ہوا اور اب ایک جدید ترقی پسند ملک کے طور پر خود کو ایک اہم جیوپولیٹیکل کھلاڑی ثابت کرنے میں کامیاب رہا۔